हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित है। इसमें आप देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए जो थैली दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, जो प्रत्येक पुरुष के शरीर के बाहरी भाग में स्थित होती है ये थैली, इसको बोलते हैं टेस्टिस। थैली को बोलते हैं इसको स्क्रोटम, और थैली के अंदर होते हैं दो टेस्टिस। इसमें देखिए कुछ नलिकाएं आपको दिख रही हैं। ये नलिकाएं दो होती हैं, पहली होती है एपिडिडाइमिस, दूसरी होती है वास डिफरेंस। इसके साथ में इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और ये जो बाद में ये नली है ये आगे जाकर यूरेथ्रा और पेनिस के द्वारा ये सीधी बाहर निकलती है। तो इसी पुरुष प्रजनन तंत्र को हम डिटेल से समझेंगे, क्या है, कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उनकी जब शुक्राणु हमारे यहाँ बन जाते हैं टेस्टिस के अंदर तो वो कहाँ जाते हैं, फिर वो गति क्यों करते हैं, हमारे जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनमें से संपर्क में जो ग्लैंड्स आती हैं उनका क्या कार्य है, सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है। तो इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हम, और ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। इसमें हम कंप्लीटली पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका एक ही पार्ट बनेगा। तो आपको ध्यान से बड़े आराम से समझते हुए इसका अध्ययन करना है, और हो सके तो आप अपना नोट्स बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ही पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र को हमने वर्गीकृत किया है। पहला होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग में वृषण आता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस की जो संख्या होती है वह 2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक जनन अंग में वृषण और इसकी संख्या कितनी होती है, 2। इसके बाद देखिए फिर है हमारा द्वितीयक जनन अंग, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है इसका सहायक नलिकाएं। कौन कौन सी नलिकाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी डक्ट्स हैं जो पुरुष जनन अंग में सहायक होती हैं। तो वो देखिए सहायक नलिकाएं हमारे पास में 2 होती हैं। पहली होती है अधिवृषण, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। दूसरी होती है शुक्रवाहक, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। तो सहायक नलिकाएं 2 होती हैं, एक होती है अधिवृषण, इसकी संख्या होती है 2। शुक्रवाहक, इसकी संख्या होती है 2। जो वास डिफरेंस होती हैं वो 2 होती हैं। तो ये संख्या भी आपको पता होना चाहिए, ये विकल्प में ज़रूर पूछता है। इसके बाद में जो सेकेंडरी हमारी सेक्स ऑर्गन है वो है सहायक ग्रंथियाँ, इसको हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन है, तो पहली होती है हमारी शुक्राशय, ये हमारी ग्रंथि है शुक्राशय। एक शुक्रवाहक जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। सहायक ग्रंथि में आता है शुक्राशय। शुक्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल की संख्या होती है 2। इसके बाद में आता है पुरस्थ, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, इसकी संख्या होती है 1। तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल, इसकी संख्या होती है 2। और लास्ट में जो हमारा तीसरा द्वितीयक जनन अंग है वह है बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटलिया, और वो होता है हमारा लिंग, और उसकी संख्या होती है 1। प्रत्येक पुरुष में 1 लिंग पाया जाता है, वह बाह्य जननेंद्रिय कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्लासिफिकेशन के द्वारा देखा, कितने प्राथमिक जनन अंग होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये प्राथमिक जनन अंग में हमारा वृषण है। द्वितीयक जनन अंग में सहायक नलिकाएं हैं जो 2 हैं, अधिवृषण, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस, इनकी संख्या 2-2 होती है। इसके बाद में है सहायक ग्रंथियाँ, ये 3 होती हैं, शुक्राशय, पुरस्थ और बल्बो यूरेथ्रल।
शुक्राशय की संख्या 2, पुरस्थ की संख्या 1, बल्बो यूरेथ्रल की संख्या 2 होती है। इसके बाद देखिए जो हमारा बाह्य जननेंद्रिय है जिसमें आता है लिंग, उसकी संख्या होती है 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस टेस्टिस के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है इस टेस्टिस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा प्राथमिक जनन अंग है ये टेस्टिस, यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, जो शरीर के बाहर एक थैली के रूप में लटकता हुआ दिखाई देता है पुरुषों में, उसी को ही बोलते हैं टेस्टिस। अब हमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले तो ये है क्या, बड़े आराम से समझना। पुरुष प्रजनन तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र। तो अभी हम देख रहे हैं पुरुष प्रजनन तंत्र। प्राथमिक जनन अंग वृषण, वृषण को प्राथमिक जनन अंग और गोनेट्स कहा जाता है। ये जो हमारा वृषण होता है, टेस्टिस, जो शरीर के बाहर आपको ऐसा दिख रहा था, ये इसमें ये जो दो टेस्टिस होते हैं, इसको गोनेड भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? गोनेड कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें आगे है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। और क्या होता है? और इसमें एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो नरलिंग हार्मोन है, का संश्लेषण करता है। पुरुषों में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो पहला है इसमें एंड्रोजेंस, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन्स ही नर में पाया जाता है। ये शुक्राणु निर्माण में इसका बहुत अहम योगदान है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो शरीर में जो वृषण है, टेस्टिस है, ये कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में वृषण उदर गुहा, जो हमारा पेट होता है, पेट के बाहर स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित है, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। ये जो आपको ऐसी थैली लटकती हुई दिखाई देती है, इस थैली को बोलते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश। और इस वृषण कोश के अंदर ये जो आपको थैली दिख रही है, इस थैली को बोलते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। और इसी थैली के अंदर होते हैं टेस्टिस, वृषण, जिसकी संख्या होती है 2। ये आपको पता होना चाहिए। तो थैली को बोलते हैं वृषण कोश, और इसके अंदर जो ये 2 गोल गोल आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम टेस्टिस या वृषण। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्या कारण है, अंदर ही क्यों नहीं होता? जिस प्रकार मादा का जो प्रजनन तंत्र है शरीर के अंदर ही होता है, उसके अंदर, लेकिन पुरुष में ये बाहर क्यों होता है? इसका कारण आप जानिए। शरीर में वृषण कोश वृषणों के तापमान को, शरीर के तापमान से ये 2 से 2.5 डिग्री कम रखने में सहायक होता है। ये जो आपको दिख रहा है वृषण कोश, ये क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान, जैसे मान लो हमारे शरीर का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस में अगर हमारे स्पर्म्स रहेंगे तो ये स्पर्म्स जो होंगे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम तापमान किसका होता है? वृषण कोश का होता है। तो शरीर के 2 डिग्री तापमान से कम तापमान में ही हमारे शुक्राणु जिंदा रह सकते हैं। तो उस 2 डिग्री तापमान कहाँ पर कम होगा? वृषण कोश में कम होगा। इसलिए ये जो वृषण कोश है शरीर के बाहर स्थित होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? शरीर का तापमान मान लो 30 डिग्री है, तो ये जो हमारा वृषण कोश है इसका होगा 28 डिग्री सेल्सियस। और शरीर के तापमान से 2 डिग्री तापमान कम में ही स्पर्म या शुक्राणु हमारे जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए वृषण कोश शरीर के बाहर स्थित होता है और इसी वृषण कोश में वृषण हमारे उपस्थित होते हैं। तो देखिए वृषण कोश वृषणों के तापमान को, वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। अब हमारा जो वृषण है, टेस्टिस है, जो हमारी टेस्टिस है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए कौन कौन सी सेल्स है। पहला है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया,
इसके बाद में है सरटोली कोशिकाएं, और तीसरा जो है वो है लेडिंग कोशिकाएं। तो देखिए इनका क्या क्या कार्य है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोगोनिया। ये द्विगुणित जनन कोशिकाएं हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या है, ये द्विगुणित जनन कोशिकाएं हैं। इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, और ये कोशिकाएं ही शुक्राणु को बनाती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे वृषण कोश में जो टेस्टीज होती हैं, उस टेस्टीज में जो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स हैं, ये कोशिकाएं ही शुक्राणु का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टीज में कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं, तो वो कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। ये कोशिकाएं ही शुक्राणु का निर्माण करती हैं, मतलब स्पर्म्स का निर्माण करती हैं, स्पर्म। आगे देखते हैं सरटोली कोशिकाएं। सेकंड है सरटोली कोशिकाएं। इन सरटोली कोशिकाओं का क्या काम है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु जनन को पोषण प्रदान करती हैं। अर्थात ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कौन देता है पोषण, इनको पोषण देता है सरटोली कोशिकाएं। यहाँ से उनको पोषण मिलता है, एनर्जी मिलता है, तब ये कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो पहला पॉइंट है शुक्राणु जनन, मतलब ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है शुक्राणु जनन को पोषण प्रदान करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका और कार्य क्या है, FSH हार्मोन द्वारा शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करती हैं। मतलब शुक्राणु की संख्या कम ना होए या बहुत ज़्यादा ना बने, एक महीने में कितने शुक्राणु बनते हैं, कितने दिनों तक बनते हैं, कब शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, कब अधिक हो जाती है, उसका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, वह होता है FSH हार्मोन के द्वारा। इसके बाद में हमारी जो तीसरी कोशिकाएं हैं वो है लेडिक कोशिकाएं। लेडिक कोशिकाएं, इनका क्या कार्य है, देखिए इनका प्रमुख कार्य है LH हार्मोन के प्रेरित करने पर टेस्टोस्टेरॉन का संश्लेषण और स्राव करती हैं। जो पुरुषों में जो हार्मोन्स पाया जाता है टेस्टोस्टेरॉन, उसका श्रावण या संश्लेषण या निर्माण ही लेडिक कोशिकाएं करती हैं। अब हम देखते हैं, अभी जनरली ऐसे ही देख रहे हैं, हल्का अभी डिटेल्स में हम अंदर नहीं जा रहे हैं प्रत्येक कोशिकाएं और ग्लैंड्स के बारे में। अभी हम देखते हैं कि शुक्राणुओं की यात्रा कहाँ कहाँ से होती है, जर्नी ऑफ स्पर्म्स क्या है। तो बहुत सिंपल है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस से वो सीधे जाते हैं एपिडिडाइमिस, जिसको हम बोलते हैं अधिवृषण, ये नलिकाएं हैं हमारी, यहाँ से होते हुए वो वास डिफरेंस में पहुँचते हैं शुक्रवाहक में, शुक्रवाहक से होते हुए मूत्र मार्ग में आते हैं, और मूत्र मार्ग से होते हुए वो मूत्राशय मुख से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। वो जो हमारा पेनिस होता है, ये वाला जो भाग होता है, यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। इस भाग से हमारे स्पर्म्स भी निकलते हैं, और इसी भाग से हमारे शरीर से जो यूरिन है वो भी निकलता है। मतलब छिद्र एक ही होता है बाहर निकलने का, उसी से आपका वीर्य निकलेगा, वीर्य में स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और उसी से यूरिन निकलता है। तो ये मार्ग है, इस मार्ग को आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से हमारे स्पर्म्स की यात्रा, इसकी जर्नी ऑफ स्पर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिकाएं जो हमने इसके पहले देखे थे कि कितनी सहायक नलिकाएं होती हैं, इनका क्या कार्य है। तो सहायक नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करती हैं और उनका स्थानांतरण करती हैं। ये जो हमारी टेस्टीज होती है स्क्रोटम में, यहाँ पर ये जो हमारी टेस्टीज होती है स्क्रोटम के अंदर, यहाँ पर जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये स्पर्म्स फिर कहाँ जाते हैं, इनका क्या करती हैं। तो ये सहायक नलिकाएं जो होती हैं, अब इनका रोल आ गया है। तो बोल रहा है कि सहायक नलिकाएं ही इनका भंडारण करती हैं, स्टोर करती हैं, स्पर्म्स का स्टोर करती हैं, और स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र करती हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती हैं। ये भी नलिकाओं में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास में लेके जाती हैं, फिर लास्ट में वो शरीर से बाहर निकलता है।
तो सहायक नलिकाओं का प्रमुख कार्य है कि यह शुक्राणुओं को स्टोर करती हैं और उनका ट्रांसफ़र करती हैं। अब देखिए और क्या होता है, तो पहले कहाँ जाते हैं हमारे शुक्राणु, सबसे पहले जाते हैं अधिवृषण में, एपिडिडाइमस में जाते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं और अस्थायी रूप से संचित हो जाते हैं। मतलब जब हमारे टेस्टिज में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है, अभी निर्माण बस हुआ है, इसके बाद में आते हैं वो एपिडिडाइमस में। यहाँ पर होती है हमारी एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस में शुक्राणु हमारे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर किस लिए होते हैं कि मादा के जो अंडाणु होते हैं उनके साथ निषेचन करने के लिए वो बिल्कुल कंप्लीटली वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। वो कहाँ पर होता है परिपक्व, वो कहाँ होते हैं, अधिवृषण में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। तो अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व और अस्थायी रूप से ध्यान रखना है, अस्थायी रूप से संचित होते हैं। मतलब कुछ समय के लिए रुकते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से ये आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, और आइए, इसके बाद लिखा है मूत्र मार्ग। जो हमारा मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर आते हैं। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। पुरुष का शिश्न, जिसको हम लिंग बोलते हैं, बाहर की तरफ एक छिद्र के रूप में, बाहर की तरफ एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। इस प्रकार से आप देखिए ये हमारा शिश्न होता है और इस शिश्न में ये जो बहुत सारी नलिकाएं हैं जो स्पर्म को लेके आती हैं, यहाँ पर वो ओपन होता है और इसी भाग से हमारे जो शरीर का वीर्य है वो भी बाहर निकलता है और जो यूरिन है, मूत्र है, वो भी बाहर निकलती है। छिद्र दोनों का एक ही होता है, लेकिन एक साथ एक ही समय में दोनों बाहर नहीं निकलते। जब निषेचन की क्रिया होती है मादा के प्रजनन तंत्र के साथ में, तो वीर्य बाहर निकलता है। जब हम फ्रेश होते हैं तो हमारा यूरिन निकलता है। सहायक नलिकाओं के बारे में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ जो मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो, उसके पहले ही मैंने बताया था कौन कौन सी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं। तो 3 ग्रंथियाँ होती हैं। पहली हमारी शुक्राशय, जिसे हम सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। दूसरी होती है पुरस्थ, जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। और तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स। ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं। ये देखिए जो हमारी पहली ग्रंथि है ये आपको दिख रही है, ये है हमारी सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल आपको दिख रही है। सेकंड है हमारी प्रोस्टेट, उसके नीचे देखिए इतनी ये गोल गोल सी दिख रही है आपको, बड़ी सी, ये है हमारी प्रोस्टेट। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड है हमारी बल्बो यूरेथ्रल। ये देखिए मटर के दाने के बराबर आपको दिख रही है, ये मटर के दाने के बराबर आपको ये ग्रंथि दिख रही है। तो देखिए अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, जो शुक्राशय है, जो सेमाइनल वेसिकल है, ये होती है हमारी सेमाइनल वेसिकल। क्योंकि देखिए यहाँ हमारा स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बाद आप देखिए इसके अंदर क्या होती हैं, टेस्टीज होती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर एपिडिडाइमस होती है। एपिडिडाइमस से क्या निकलती है हमारी, यहाँ से वास डिफरेंस निकलती है। और ये जो वास डिफरेंस है ये जाकर किससे कनेक्ट होती है, ये जाकर कनेक्ट होती है हमारी सेमाइनल वेसिकल से, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। देखिए शुक्राशय के बाद ये नली हमारी फिर आगे बढ़ रही है। इस नली को चारों तरफ से देखिए ये एक ग्रंथि ने चारों तरफ से घेर कर रखी है। ये देखिए, ये इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। ये हमारी प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है, ये सेमाइनल वेसिकल है। और ये जो आपको दिख रही है मटर के दाने के बराबर, ये देखिए छोटी सी ये दिख रही है, ये होती है बल्बो यूरेथ्रल या इसी को बोलते हैं काउपर्स। ये 3 ग्रंथियाँ आपको दिख रही हैं। अब इन ग्रंथियों का क्या कार्य है ये हमको विस्तार से देखना है। तो देखिए इन ग्रंथियों का स्राव, ये ग्रंथियों का स्राव है, ये जो ग्रंथियाँ आपके सामने, इन ग्रंथियों का स्राव शुक्री प्लाज्मा
का निर्माण करती हैं, जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं ये सुक्री प्लाज्मा का निर्माण करती हैं। उस सुक्री प्लाज्मा में